गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ जयराम। आज हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आखिर है क्या? पर्यावरण, परिधन आवरण, परिमित होता है चारों ओर, अपने चारों ओर। तो हमारे चारों ओर जो पदार्थों का आवरण पाया जाता है इसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। हमारे चारों ओर, अब हमारे चारों ओर लिविंग, नॉन लिविंग अर्थात सजीव व निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं या पदार्थ पाए जाते हैं। उन सभी से मिलके ये पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, जीव सभी सम्मिलित होते हैं। तो ये जो हमारे चारों ओर का जो आवरण है जिसमें वायु, जल, मृदा, जीव, प्रकाश, तापमान सभी मिलके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त भौतिक व जैविक कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है या एनवायरनमेंट कहलाता है। अर्थात बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का योग, अर्थात इसमें सभी आ गए। एक तो जैविक सभी कारक आ जाते हैं और अजैविक सभी कारक आ जाते हैं। इन जैविक व अजैविक घटकों से मिलके जो सिस्टम बना है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं या इसे हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं। ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल इन तीनों मंडलों से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और इन तीनों मंडलों में जहाँ पर भी जीवन अस्तित्व में है वो सब मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। बायोस्फीयर जहाँ जीवन पाया जाता है या जहाँ जीवन अस्तित्व में है वो संपूर्ण क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत इन तीनों मंडलों के में जहाँ भी जीव पाए जाते हैं उन सबको सम्मिलित कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर में ये तीनों ही मंडल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर सम्मिलित होते हैं। तो हमारे चारों ओर का जो पदार्थों का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको यह जानना अति महत्वपूर्ण होगा कि पर्यावरण और एटमॉस्फेयर, पर्यावरण और वायुमंडल में क्या अंतर है। आगे इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण जिसे हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो पर्यावरण एक बड़ा शब्द है, बिग वर्ड, और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। और जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट और जो एटमॉस्फेयर है यह पर्यावरण का ही भाग है। पर्यावरण के लक्षण, पर्यावरण कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करता है या कैरेक्टर से शो करता है उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है जीवों के चारों ओर वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। अर्थात अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हमारे चारों ओर या जीवों के चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं ये सभी वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं। जैसे यदि आप एक कॉलेज में बैठे हो तो हमारे चारों ओर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ के एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे ताप है, प्रकाश है, ताप, प्रकाश, मृदा, जल, वायु, ये सब मिलके पर्यावरण का निर्माण करेंगे। तो जो भी वस्तु हैं, आप वस्तुओं के नाम ले सकते हैं। जैसे घर में ही हैं आप, तो घर में जितनी भी वस्तुएं आपके चारों ओर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सेकंड है पर्यावरण की अपेक्षा आवास विशिष्ट होता है। पर्यावरण एक बिग टर्म है और एक बड़ा टर्म है। तो आवास एक विशिष्ट होता है। प्रत्येक स्पीसीज के लिए आवास वह स्थान होता है जहाँ वो लंबे समय तक अपना जीवन यापन करता है, उसका संगी साथी मिलता है, उसके लिए फूड, शेल्टर, फूड भोजन और आश्रय
आसानी से उपलब्ध हो जाता है वह स्थान, और उस स्थान पर उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से होती है या वो उस स्थान के लिए अधिक अनुकूलित होता है, वो उसका आवास कहलाता है। तो ये जो आवास होता है ये विशिष्ट होता है, अर्थात किसी स्पीसीज के लिए उसका जो आवास है वो विशिष्ट होगा। जैसे किसी वन में कोई स्पीसीज पाई जा रही है तो वो उसके लिए अधिक अनुकूलित होता है और वो उसी के लिए वो उसका एक आवास कहलाएगा। जैसे रेगिस्तान में कोई जीव पाया जा रहा है तो वो उसी आवास में पाया जाएगा, रेगिस्तानी आवास में ही पाया जाएगा, किसी दूसरे आवास में नहीं पाया जा सकता। उसका भी कारण है कि वो उसका जो आवास है वो उस आवास के प्रति अनुकूलित भी है। तो जो पर्यावरण है ये एक बड़ा शब्द है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, जो भी वस्तुएं, जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, बायोटिक फैक्टर, क्योंकि जो आवास होता है ये एक विशिष्ट होता है और किसी स्पीसीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और किसी स्पीसीज की फलने फूलने में वो उसकी मदद करता है। तो जो आवास है वो काफ़ी स्पेसिफिक प्लेस होता है। थर्ड, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है। एक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज पाई जाती हैं और जो जीव पाए जाते हैं उनमें आपस में सहवास और साहचर्य अनिवार्य होता है, अर्थात वो एक दूसरे से के साहचर्य में ही सरवाइव कर सकती हैं और सरवाइव करती हैं। एक दूसरे की अनुपस्थिति में वो सरवाइव नहीं कर पा सकते हैं। तो पर्यावरण में विभिन्न जीव होते हैं, आप एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके या सहचर्य रूप से रहते हैं। फोर्थ, भौतिक व जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। पर्यावरण के जो मेन जो कंपोनेंट हैं, घटक जिन्हें हम बोलते हैं, जो मुख्य भाग हैं वो होते हैं भौतिक, एबायोटिक एंड जैविक बायोटिक। दो महत्वपूर्ण घटक हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिफ्थ, पर्यावरण एक खुला तंत्र है, अर्थात पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो हम ये एक बंद तंत्र हो जाता है। इस तरह हम एक गोला खींचते हैं तो ये कहलाएगा एक बंद तंत्र। ये जो अब यहाँ पे बन रहा है ये कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें कि ऊर्जा पदार्थों का ब्रह्मांड के साथ विनिमय नहीं होता है, वो अपने आप तक ही सीमित रहता है। इस प्रकार का तंत्र बंद तंत्र कहलाता है। जबकि यदि हम बात करते हैं पर्यावरण की तो पर्यावरण एक ओपन सिस्टम है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये वाला, तो ये एक ओपन सिस्टम तैयार हो जाएगा। ये क्या होगा, ब्रह्मांड से एनर्जी से जुड़ा रहता है, अर्थात ब्रह्मांड में यहाँ से एनर्जी रिलीज भी होती रहती है पर्यावरण से और ब्रह्मांड से ऊर्जा पर्यावरण के अंदर प्रवेश भी करती रहती है। हालांकि ऊर्जा का इतना अधिक आगमन नहीं होता लेकिन यहाँ से निर्गमन बहुत होता है। तो ये ऊर्जा के माध्यम से ही पर्यावरण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो एक खुला तंत्र है, अर्थात वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और वो भी एनर्जी की सहायता से और ऊर्जा की सहायता से। जीव पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। यहाँ अनुकूलन है, मैंने है, एडाप्टेशन है। तो जो भी पर्यावरण में जीव रह रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ये सभी पर्यावरण में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए उस पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, अर्थात अपने आप में वो इस प्रकार के कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे व्यवहारिक परिवर्तन हो या उनके कायरकीय परिवर्तन हो या उनके आकार की परिवर्तन हो। एक तो उनके या तो आकार की, कायर की या व्यवहारिक परिवर्तन जीवों में होने वाले आकार की, कायर की व व्यवहारिक परिवर्तन जो उसे उस क्षेत्र में रहने के लिए अधिक अनुकूलित बनाता है या उस क्षेत्र में रहने के लिए उसे अनुकूलित करता है, ऐसे लक्षणों को हम एडाप्टेशन के नाम से जानते हैं या अनुकूलन के नाम से जानते हैं। तो जीवों में क्या होते हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन पाए जाते हैं और अनुकूलित प्राणी ही अधिक लंबे समय तक पर्यावरण में सर्वाइव कर सकता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, भूमंडलीय
वातावरण या भूमंडलीय पर्यावरण। तो भूमंडलीय पर्यावरण के 4 मुख्य घटक हैं, मेन एलिमेंट 4, और ये 4 हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, बायोस्फीयर और जैव मंडल। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, सेकंड लिथोस्फीयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, यह एक गैसों का आवरण होता है जो हाइड्रोस्फीयर व लिथोस्फीयर को घेरे रहता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो जो वायुमंडल है, अब आप यहाँ देख लें आप यहाँ कि एक तो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के अंतर्गत तो हम बात कर रहे थे कि अपने चारों ओर जो भी संपूर्ण पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट कहते हैं। जबकि एटमॉस्फेयर ओनली, जिसे हम वायुमंडल हिंदी में बोल रहे हैं, वायुमंडल अर्थात वायु का मंडल, ये क्या है, गैसों का आवरण है। तो जो गैसों का ही केवल आवरण है, गैसों का आवरण, उसे ही हम केवल एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये गैसों का आवरण पृथ्वी की सतह के ऊपर पाया जाता है, या हम ये कहेंगे कि ये जो गैसों का आवरण है वो हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर को घेरे रहता है और इनके ऊपर पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैस आएंगी और उनके संगठन और इस एटमॉस्फेयर की संरचना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड है लिथोस्फीयर और स्थल मंडल। यह एक सॉलिड सब्सटेंस से बना हुआ मंडल है, सॉलिड सब्सटेंस, और ठोस पदार्थ से बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत चट्टानी पदार्थ, जितनी भी चट्टानें हैं, अवसादी या आग्नेय चट्टानें हैं या कायांतर चट्टानें, सभी चट्टानी पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, और मिट्टी इसके अंतर्गत आती है। चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है और ये मिलके स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो जो मिट्टी है वो खनिजों का मुख्य स्रोत होती है, या हम ये कहेंगे चट्टान ले लो आप। तो जो लिथोस्फीयर को कहते हैं हम, कि लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है उसमें जो चट्टानें पाई जा रही हैं या ये चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो ये खनिजों का जो मुख्य स्रोत है वो यही होता है। और इन खनिजों की पादपों की वृद्धि विकास के लिए, भोजन निर्माण के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। इसी से संपूर्ण जीवन चलता है। यदि पादप भोजन का निर्माण ना करें तो उस पर निर्भर रहने वाले जितने भी जंतु हैं उन सब का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो मिट्टी है, या हम चट्टान की कहें, एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि ये सभी मंडल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इन सब से ही जीवन चलता है और जो लिविंग एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं। जो चट्टान है ये मिट्टी निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने से, यदि हम बात करते हैं कि जैसे बरसण होता है, बरसण से क्या होगा, पहाड़ों पर जो चट्टानें होती हैं, पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, वो लुढ़क के ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, वेदरिंग की घटना होती है, अर्थात वहाँ पे टूटने का परिक्रम होता है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें पहले छोटे चट्टानों में टूटती हैं या छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, फिर और छोटे, फिर और छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, और जब नदियों तक पहुँच जाती हैं तो वहाँ रेत जैसी जो मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और रेत धीरे धीरे और छोटे टुकड़े जब इनके हो जाते हैं और कण बन जाते हैं, तो ये सिल्ट के रूप में, जिसे हम गाद के नाम से जानते हैं, या फिर किले जिसे बोलते हैं हम, वो बनते हैं। और किले और रेत मिलके मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। तो चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन जो मिट्टी का निर्माण होता है एक जटिल प्रक्रम है, और ये हजारों करोड़ों वर्षों में, हजारों या लाखों वर्षों में ये संपन्न होता है। और इसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीमी होती है। ये जो मिट्टी है, सॉइल जिसे बोल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या विशेष काम है इसके, 2 ये आप देख लें कि ये पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करता है, अर्थात पौधों को खड़ा होने के लिए एक स्थल प्रोवाइड करा रहा है ये, कि उसको एक सपोर्ट प्रदान करा रहा है, अदरवाइज पौधे कहाँ खड़े होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वाला भाग है। पौधों से जीवन चल रहा है। जितनी भी जो जंतु हैं सब के सब पौधों पर निर्भर हैं, और पौधे भी यांत्रिक आधार के लिए सॉइल पर डिपेंड हैं।
और सॉइल का निर्माण चट्टानों से होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए चट्टानें भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि सॉइल और पेड़ पौधे सभी। तो हम केवल पेड़ पौधों की ही कल्पना ना करें, उसकी मिट्टी को भी बचाए रखें, सॉइल का भी प्रिजर्वेशन हमें करना होगा, चट्टानों का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। ये सभी के सभी इस पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है सॉइल का, वो है ये खनिज उपलब्ध कराती है। खनिज पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन करेंगे कब? ये क्या करते हैं? मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो पौधों के लिए जो खनिज लवण जो अवशोषण करते हैं, तो खनिज लवण जो उपलब्ध कराता है वो मिट्टी है। मिट्टी ही पेड़ पौधों को खनिज लवण उपलब्ध कराता है और उसी की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो सॉइल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, जो कि स्थलमंडल का ही भाग है। थर्ड आता है इसमें हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये संपूर्ण लिक्विड सब्सटेंस है ये, अर्थात ये द्रव्य पदार्थ है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, झील, झरने सबका, जहाँ पे भी गड्ढे, तालाब, पोखर सभी में जिनमें पानी भरा हुआ है वो सभी जलमंडल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का लगभग 73% भाग पानी से ढका हुआ है या जल से ढका हुआ है। और यह जो जल है ये जीव द्रव्य का मुख्य घटक भी होता है। किसी भी प्राणी का या किसी भी जीव का जो जीव द्रव्य का जो मुख्य भाग होता है, और हम ये कह सकते हैं कि 65 से 75% भाग उसमें वाटर का पाया जाता है। और जल ही ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जल को केमिस्ट्री में यदि देखें तो H2O और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो यह जो जल है ये ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत भी होता है। फोर्थ आता है इसमें बायोस्फीयर और जैव मंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ जीवन अस्तित्व में होता है, उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का चारों ओर का क्षेत्र जहाँ जीवन अस्तित्व में है या जीवन पाया जा सकता है। अब वो एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, अर्थात वायु में विचरण करने वाले जीव भी हो सकते हैं, स्थल मंडल में भी जीव हो सकते हैं, जलमंडल में भी जीव हो सकते हैं। तो कहीं पे भी हो, लेकिन वहाँ जीवन अस्तित्व में है, वो सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। तो बायोस्फीयर एक बड़ा टर्म हो गया जिसको हम एनवायरनमेंट के बराबर या समकक्ष मान रहे हैं। यह लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें जल, थल, वायु सभी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत समस्त बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आते हैं। या बायोस्फीयर कंसिस्ट एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो आज के लिए यहीं से आप आज का आप काम नोट कर लें। असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 लिखें आप, जो आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए, या एटमॉस्फेयर क्या है, पर्यावरण क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो आप बताएंगे कि हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, या हाइड्रोस्फीयर व लिथोस्फीयर के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम पर्यावरण उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। केवल गैसों का आवरण है तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन,
एनवायरमेंट व एटमॉस्फेयर में क्या अंतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एनवायरमेंट व एटमॉस्फेयर में क्या अंतर है। तो एनवायरमेंट या जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, हमारे चारों ओर जो पदार्थों का और वस्तुओं का जो आवरण है उसे हम एनवायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सम्मिलित हैं। जबकि एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को घेरे हुए गैसों का आवरण होता है। या हम ये कह सकते हैं हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है, जनरल वे में, कि हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर ओनली गैसों का आवरण है, हमारे चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर पदार्थों, वस्तुओं, इन सभी का जो आवरण है, और इन पदार्थों और वस्तुओं में ये तीनों आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आप हम बता रहे हैं आपको, तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत तो ये तीनों ही आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जबकि एटमॉस्फेयर एक अकेला है जो कि गैसों का केवल आवरण होता है। सॉइल के दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल के दो कार्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर सॉइल के दो कार्य लिखने कि सॉइल क्या काम करती है। तो फर्स्ट हमने आपको बताया था कि ये पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। फर्स्ट, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। सेकंड, यह पौधों को खनिज पदार्थ या खनिज लवण उपलब्ध कराती है। फोर्थ क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के मुख्य लक्षण लिखिए। पर्यावरण के मुख्य लक्षण लिखिए। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।